Recording. Jai Hind, my dear students. In the previous video, we have studied about the force, the effects of the force, and the balance unbalance forces, and the Galileo experiment of the motion of an object on an inclined plane. So today, we will study about the Newton's laws of motion. We will study about Newton's laws of motion. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन्स ने कितने 3 लॉ दिए थे हमारे बेसिकली. अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन ने दिए थे 3 लॉ. वो 3 लॉ कौन कौन से थे? फर्स्ट लॉ, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ जो होता है वो कौन सा है हमारा? फर्स्ट लॉ बेसिकली डिनोट करता है इनर्शिया को. फर्स्ट लॉ किसको डिनोट करता है? इनर्शिया को डिनोट करता है. किसको डिनोट करता है फर्स्ट लॉ? हमारा इनर्शिया को डिनोट करता है. कि क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, और अगर मोशन के अंदर है कोई भी ऑब्जेक्ट, या यूँ बात करें यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहेगा. कब तक? जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगाते हैं. कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट पोजिशन में रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन की स्टेट के अंदर रहेगा. कब तक? अनटिल और अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, की जब तक उसके अंदर ऊपर हम क्या नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. और इसी को हम कहते हैं इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया होता है कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, की ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी किसी काम को करने की, क्या करने की? टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, की कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट पोजीशन में या फिर मोशन की पोजीशन, मोशन में या फिर रेस्ट में रह सकता है. उसकी वो टेंडेंसी कि कब तक रह सकता है, कितनी क्षमता उसकी मोशन में या रेस्ट में रहने की, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. कि दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है? हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पेपर है, पेपर के ऊपर हमने क्या रखा? कोई भी कॉइन है वो रख दिया है. अब ये दोनों रेस्ट पोजीशन में, पेपर भी रेस्ट पोजीशन में, ग्लास भी है और कॉइन भी है. लेकिन जैसे हमने क्या किया, इसके ऊपर अंगुली से इसको फोर्स लगाया, पेपर के ऊपर फोर्स लगाया, तो पेपर क्या हुआ? मोशन के अंदर आया, ये इस डायरेक्शन में चला गया. और ग्लास जो रेस्ट में था वो क्या हो गया? इसके अंदर चला गया. ग्लास के अंदर जो कॉइन था हमारा वो क्या हो गया? ग्लास के अंदर चला गया. तो ये भी मोशन में हो गया, और पेपर जो था उसने भी क्या शो किया? हमारा मोशन शो किया. क्या शो किया? मोशन जो था वो शो किया है. नेक्स्ट, अब बात आती है एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया. कि इनर्शिया के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के अंदर लिख रखा है कि स्ट्राइकर हिट्स द पाइल ऑफ कॉइन्स. कि अगर हमारे पास बहुत सारे कॉइन इकट्ठे हो रखे हैं और उसके ऊपर हम कोई स्ट्राइकर से मार दें कैरम बोर्ड के ऊपर, तो द लोवेस्ट कॉइन मूव्स आउट एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द अदर्स कॉइन्स फॉल डाउन. कि जैसे हम स्ट्राइकर मारते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला जो कॉइन होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ निकल जाता है, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे की तरफ गिर जाते हैं और रेस्ट पोजीशन में ही रहते हैं. ऊपर से सिर्फ नीचे गिर जाते हैं, और लेकिन पोजीशन की क्या होती है? स्टेट क्या होती है? रेस्ट में रहते हैं. कि फोर्स किस पे लगा? ओनली नीचे वाले कॉइन के ऊपर. जो नीचे वाला जो कॉइन था हमारा, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा तो फोर्स जिस पे लगेगा वही मूवमेंट करेगा, बाकी मूवमेंट नहीं करते. वो पोजीशन वही रहती है, लेकिन वो नीचे से निकल जाते हैं, इसलिए वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं. दे विल फॉल डाउन. सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि इफ ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए प्लेइंग कार्ड, कि किसी भी प्लेइंग कार्ड के ऊपर हमने कॉइन को प्लेस किया, ठीक है, और उसको फिंगर से हमने क्या कर दिया? फ्लिक कर दिया, मारा उसको फिंगर से, तो इनर्शिया के कारण कॉइन क्या होता है? वो टम्बलर के अंदर गिर जाएगा. जैसे अभी हमने ग्लास की बात की थी, तो कॉइन क्या हुआ? ग्लास के अंदर गिर गया. नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है वो है कि वैन वी ट्रैवल इन ए कार, कि मान लो किसी कार के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं, एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, और सडनली अचानक से अगर ड्राइवर जो होता है वो ब्रेक लगा देता है, तो हम क्या देखते हैं कि हम आगे की तरफ गिरते हैं. क्यों? क्योंकि इनर्शिया के कारण, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. कि हम एकदम रेस्ट पोजीशन के अंदर अचानक से एकदम ब्रेक लगे, तो फोर्स लगा और एकदम से अचानक से फोर्स लगता है, तो हम एकदम से क्या आ जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं और आगे की तरफ गिरते हैं. क्यों? क्योंकि कार जो है उसकी स्टेट तो एकदम रेस्ट में आ गई, और लेकिन हम क्या होते हैं? वो मोशन में हो जाते हैं, तो हम आगे की तरफ धकेल दिए जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया के. नेक्स्ट आता है कि वैन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस, अगर बस में खड़े हैं और बस बिगिन्स टू मूव, बस भी रेस्ट में, और अचानक से बस चलनी स्टार्ट हो जाती है, मूव होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या होते हैं?
पीछे की तरफ गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? पीछे की तरफ। तो ये चीज़ हमेशा देखना। देखो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे हम, यहाँ पर बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार जो थी वो ऑलरेडी क्या थी? मोशन के अंदर थी। वो किस में आ गई? रेस्ट में। तो कार किस में थी? पहले मोशन में थी, मोशन से किसके अंदर आ गई? रेस्ट के अंदर। लेकिन इस केस की अगर बात करें तो जो बस थी वो पहले किस पोजीशन में थी? रेस्ट पोजीशन में। बस किस पोजीशन में थी? हमारी रेस्ट पोजीशन में। और अब वो किस पोजीशन के अंदर आ गई? मोशन के अंदर आ गई। तो जब मोशन में कोई पोजीशन और एकदम रेस्ट में आ जाए तो जो उसके अंदर व्यक्ति बैठा होता है किसी भी कार के अंदर, बस के अंदर, तो वो आगे की तरफ गिरता है, ठीक है। और जब रेस्ट पोजीशन से एकदम मोशन में, बस तो आगे की तरफ चलेगी लेकिन हम क्या होंगे? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। बिकॉज क्या? क्योंकि हमारे जो फीट है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं किसके साथ? बस के फ्लोर के साथ। बस के जो फ्लोर होता है उसके साथ, ठीक है। वो आगे की तरफ चलता है लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन ऊपर का हिस्सा जो होता है हमारा वो क्या होता है? रेस्ट में होता है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। नेक्स्ट, इनर्शिया और मास। इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं हम। कि ये बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है वो क्या होगी? रेस्ट में ही रहती है। और ये बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, जैसे पहले पढ़ा था, ठीक है। और इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का वो कैसे मेजर करते हैं? किस तरह से मेजर करते हैं? बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ द बॉडी। कैसे इनर्शिया को मेजर करेंगे? कि इनर्शिया वो कितना लगा है, तो वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, कि जो फोर्स जो होती है वो कितनी लगी है कैसी उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है और यही इनर्शिया होता है हमारा। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन के अंदर है तो वो किसके अंदर आ जाएगा? मोशन से हम क्या ले आ सकते हैं? रेस्ट में, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किसके अंदर आ जाएगा? फोर्स की वजह से मोशन के अंदर। तो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट किस तरह से चेंज होगी। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए हैवियर बॉडी, अगर ज़्यादा भारी बॉडी है, ठीक है, तो मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ लाइटर बॉडी। अगर ज़्यादा वजन है किसी के अंदर तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको अपनी पोजीशन से चेंज करने के लिए। और अगर हल्का कोई ऑब्जेक्ट है हमारा तो उसके अंदर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज द मास ऑफ हैवियर बॉडी इज़ मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। कि जो मास होता है हैवियर बॉडी का वो ज़्यादा होता है किसकी वजह से? लाइटर बॉडी की वजह से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि द मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कि मास होता है वो किसी बॉडी का वो क्या होता है? इनर्शिया की मेजरमेंट की इक्वल होता है। कि जितना इनर्शिया होगा उतना उस बॉडी का मास के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसको आसानी से उसकी स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर मास वो कम है तो उसकी बॉडी के अंदर आसानी से चेंज कर सकते हैं। हेंस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारा मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम बेसिकली होता है हमारा मूवमेंट। मोमेंटम क्या होता है हमारा? मूवमेंट कह सकते हैं मोमेंटम को। तो मूवमेंट कब करेंगे? कि मान लो हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? एक वेलोसिटी को अटेन करते हैं। किसको अटेन करते हैं? वेलोसिटी को। और हमारे अंदर क्या होता है? मास। तो जितना मास हमारा होता है और जितनी वेलोसिटी, उसका अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो वो हमारा क्या होता है? मोमेंटम। वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा? मोमेंटम। कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा मास है कम वेलोसिटी तो मोमेंटम कम होगा। मास कम है वेलोसिटी भी कम है तो ऑलरेडी कम होगा। मास कम है वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो भी क्या होगा? मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी वेयर। और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे? सिंबल से P से। मास को डिनोट करते हैं M से, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं V से। तो P इक्वल्स टू mv। दिस इज द नोटेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? P इक्वल्स टू mv। P इज द मोमेंटम, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। वेयर P मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट पोजीशन में, हमारी v वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इट इम्प्लाइज P भी कितना हो जाएगा? m मल्टीप्लाई बाई 0। तो P हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो रेस्ट पोजीशन में वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम भी कितना हो गया? हमारा 0 हो गया। मोमेंटम भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब बात करें SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो SI यूनिट के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू mv। मोमेंटम की यूनिट मास, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी हमारी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसको इस तरह से ले सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इनवर्स -1 है तो इसका मतलब यही हो गया किलोग्राम मीटर -1 है तो ये नीचे आएगा पर, तो इसको हम क्या किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं मोमेंटम में कि ट्रक मूविंग एट ए वेरी लो स्पीड, इस ट्रक की स्पीड जो है वो बहुत कम है, कैन किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन द इट्स पाथ, कि अगर स्पीड कम है तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है जो इसके रास्ते में आएगा ट्रक के में। क्यों, बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक, ट्रक का मास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड कम है मास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बुलेट की बात करें तो बुलेट ऑफ स्मॉल मास, बहुत कम मास अगर बुलेट का होगा तो फायर्ड फ्रॉम ए गन, गन से अगर उसको फायर करेंगे किसी भी इंसान को मार सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सो द इम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि किसी भी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी चीज़ का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास और वेलोसिटी के ऊपर, मास और वेलोसिटी के ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है, रेट का मतलब, रेट ऑफ चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट अगर हम बात करें तो मोमेंटम के अंदर चेंज, कि कोई ऑब्जेक्ट मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, तो वेलोसिटी किसके साथ, टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या कि P इक्वल्स टू m इंटू में v, P इक्वल्स टू m इंटू में v। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम कहते हैं dp अपॉन में dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मान लो फाइनल वेलोसिटी थी, अब ये क्या हो गया, इनिशियल mu अपॉन में क्या हो गया t, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ mv माइनस ये क्या है हमारा, mv नहीं होगा यहाँ पे mu आएगा, mv माइनस mu अपॉन में t। और अब हमें पता है इसमें क्या m कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t, m कॉमन तो v माइनस यू अपॉन में t, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp अपॉन में dt किसके इक्वल हो गया m, और v माइनस यू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, अब हमें पता है कि क्या होता है f इक्वल्स टू एम ए, इसके इक्वल होता है एम ए के इक्वल होता है, एफ बी एम ए के इक्वल, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हो, ये इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगे इक्वल, तो डी पी अपॉन में डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एफ के, किसके इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एफ के, डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वेलोसिटी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम ए के, तो इसका मतलब डी पी अपॉन में डी टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एफ के। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, दिस इज आवर न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी, तो पी चेंज हो रहा है तो डी बाई डी टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज दिखाता है डी बाई डी टी, तो मोमेंटम विद चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यही हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सेकेंड लॉ की वो हमने यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है, वो यहाँ पर हमने दिखा दी। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखो क्या कहता है हमारा, कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी टू एवरी एक्शन, की कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसके इक्वल और अपोजिट हमेशा क्या होता है, रिएक्शन होता है, और वो क्या होंगे, अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगेंगे, वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं, अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें नॉर्मली, तो मान लो तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम क्या करोगे, उसको उल्टा थप्पड़ मारोगे, उसको क्या करोगे, उल्टा थप्पड़ मारोगे। तो उसने क्या किया, एक्शन किया, किसी पर्सन ने क्या किया, एक्शन किया, क्या करने का, तुम्हें स्लैप करने का, थप्पड़ मारने का
एक एक्शन किया, तुमने क्या किया, उसका अपोजिट क्या किया, रिएक्शन दिया, उसको भी क्या किया, स्लैप कर दिया, और वो क्या है, इक्वल भी है। वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई एक्शन करता है तो उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है, और वो अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगता है। यही हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज अवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो टू प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो कि टेक टू स्प्रिंग बैलेंसेज ए एंड बी। हमने क्या किया, एक ए स्प्रिंग बैलेंस ली, एक बी स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, कनेक्टेड टूगेदर, एक दूसरे से कनेक्ट है। फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू ए रिजिड सपोर्ट। बी को हमने क्या किया, एक कठोर सपोर्ट थी उसके साथ फिक्स कर दिया, ठीक है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है, हमने क्या किया, ये फ्री एंड है, इसको क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ क्या किया, खींचा। तो बोथ द स्प्रिंग बैलेंस सो द सेम रीडिंग्स। तो इसने भी इतनी रीडिंग दिखाई जो यहाँ पर थी, और इसने भी इतनी ही रीडिंग दिखाई, ठीक है। दिस शोज दैट द फोर्स एग्जेक्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन द बी इज इक्वल। कि ए ने क्या किया, बी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एग्जेक्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए। कि बी ने जो ए के ऊपर भी क्या लगाया, फोर्स लगाया है, ठीक है, तो वो क्या है, इक्वल है। देखो इसमें इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ रहा है टोटल इधर, और इसके अंदर क्या आ रहा है, इधर। तो ये क्या है तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो द फोर्स एग्जेक्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी, ए ने जो बी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स, ठीक है, इज एक्शन, वो क्या था, एक्शन था। और बी ने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस ए के ऊपर क्या दिखाया, रिएक्शन। और वो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है। तो दिस इज आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ क्या, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, कि गन से क्या किया, बुलेट थी वो निकली, यहाँ पर ये बुलेट है, देखो ये बुलेट यहाँ पर है। तो जैसे हमने ट्रिगर को क्या किया, दबाया, ट्रिगर को दबाया, इस ट्रिगर को, तो बुलेट ने क्या किया, बुलेट इस मोशन में गई। तो लेकिन बुलेट जब इस मोशन में जाती है तो इसने अपोजिट एक्शन तो हो गया, कि एक्शन क्या हुआ, बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, अब ये क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करेगी होगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखते हैं कि जैसे हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ एक जर्क देती है, हमें पीछे की तरफ क्या करती है, एक जर्क, थोड़ा हल्का हाथ झटका देती है, ठीक है। वो क्या होती है, रिकॉयल, क्या कहते हैं उसको, हम रिकॉयल कहते हैं। कि आगे बुलेट गई, पीछे उसने झटका दिया, तो ये क्या है, जिस फोर्स के साथ ये इधर गई है उस उतना ही फोर्स क्या करेगी, ये पीछे की तरफ लगा देगी। कि बुलेट को जब हम क्या करते हैं, कि व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, इट एक्सर्ट्स ए फॉरवर्ड फोर्स, एक्शन हो गया ऑन द बुलेट के ऊपर। लेकिन बुलेट क्या करती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है गन के ऊपर, और गन रिकॉयल होती है, मतलब पीछे की तरफ आ जाती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या एक्शन एंड रिएक्शन की बात करें तो सेकंड क्या कहता है कि व्हेन ए सेलर जंप्स आउट ऑफ ए बोट, कि ये बोट थे इसके ऊपर, ठीक है, सेलर क्या कर रहा है, इसने जंप होके यहाँ पर आ गया, जंप होके यहाँ पर आ गया। तो ही एक्सर्ट्स ए बैकवर्ड फोर्स ऑफ द बोट, कि बोट के ऊपर क्या लगाया उसने, बैकवर्ड फोर्स। तो एक्शन इसने ये किया, जंप किया, तो बोट के ऊपर इसने फोर्स लगाया। अब बोट भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, वो इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो बोट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर एंड द सेलर जंप्स फॉरवर्ड, और वो क्या करता है, आगे की तरफ कूद जाता है। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ, नेक्स्ट वी विल स्टडी मोर एग्जाम्पल्स। तो मोर एग्जाम्पल्स वी विल स्टडी। थर्ड है, थर्ड क्या है, देखो कि मान लो कि एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज, कि अगर हवा से भरा एक गुब्बारा है ये हमारे पास, ठीक है, इसने क्या किया, ये रिलीज हो गया, ठीक है, हमने हवा भरी, उस गुब्बारे को छोड़ दिया, तो इस गुब्बारे ने क्या किया, हवा को ये बाहर निकाल रहा है, तो एक्शन दे रहा है, हवा को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो जैसे ही छोड़ दिया हवा भर के, तो ये बाहर निकाला, एक्शन हो गया। तो देखते हैं हम गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ता है, क्यों, क्योंकि हवा से तो ये इधर आ गया, लेकिन हवा भी क्या करेगी, इसके अपोजिट में जो हवा निकली है वो अपोजिट रिएक्शन देगी ना, तो ये इस डायरेक्शन में देगी। तो गुब्बारा जो है हमारा, जो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, जिस डायरेक्शन में हम करते हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करता है, और एयर है वो इस डायरेक्शन में निकल जाती है। तो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट बात करते हैं रॉकेट। सेम केस रॉकेट क्या है हमारा, ठीक है। तो रॉकेट क्या होता है, जैसे रॉकेट है हमारा, ये क्या करेगा, एक्शन दिखाएगा। एक्शन क्या है इसका, कि जैसे इसके अंदर आ गई कि द फोर्स ऑन हॉट गैस, ये हॉट गैस निकालता है, तो ये इसका एक्शन है। हॉट गैस क्या करेगी, इसके ऊपर अपोजिट रिएक्शन देगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो एक हॉट गैस बनती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो रॉकेट जो है हमारा वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो होता है वो भी क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसी तरह से मोमेंटम भी क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है। तो इसके अंदर हम आते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है,
कि द सम ऑफ मोमेंटा, या बात करते हैं मोमेंटा की जगह हम क्या कहते हैं मोमेंटम, कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कि कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, जैसे यहाँ पर ए है यहाँ पर बी, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इनका जो मोमेंटम हमें पता है P इक्वल्स टू एम इंटू में वी, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास था ma और इसका क्या है ua, मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है ua, मास है ma, इसका क्या है ऑब्जेक्ट का मास है mb और वेलोसिटी क्या थी इनिशियल ub, ठीक है। तो बिफोर कॉलिजन इज इक्वल, कि कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। कॉलिजन से पहले मोमेंटम कितना होगा इसका ma इसका कितना हो गया ma इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास इंटू में वेलोसिटी mu mb ub, ये दोनों हो गए, ठीक है। इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम या मोमेंटा या फिर सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, कि मान लो ये दोनों थे, इतना था, इसका मोमेंटम ये इतना हो गया, इसका ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इतना हो गया। अब इन दोनों ने कोलाइड किया, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, ये टकरा गए। तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी वो चेंज होगी, भाई पहले वेलोसिटी ub थी ua थी इनिशियली, अभी टकरा गए तो वेलोसिटी क्या होगी चेंज, लेकिन मास तो सेम है, इसका मास ma, तो इसकी वेलोसिटी मान लो हमने va आ गई चेंज होने के बाद, कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद, और इसका मास mb था, टकराने के बाद b की जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हो गई vb। इसका मोमेंटम कितना होगा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज ma va, और इसकी मोमेंटम कितना हो गया mb vb, इसका mb vb, टकराने के बाद इस ऑब्जेक्ट a ऑब्जेक्ट का ma va, टकराने से पहले b ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या था mb ub, और a ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले मोमेंटम क्या था ma ua, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम ma ua, ठीक है। अब बात करते हैं कि द टू बॉल्स a एंड b ऑफ मासिस m एंड mb आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी की ua ub थी, और ua क्या हमारा ub से बड़ा है। मान लिया कि ua जो था वो ub से बड़ा है। द टू बॉल्स विल कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकरा गई, ठीक है। कॉलिजन के टाइम पे, टाइम क्या है हमारा t, कॉलिजन का टाइम क्या ले लिया हमने t टाइम के बाद वो एक दूसरे से टकराई। तो बॉल a ने फोर्स लगाया बॉल b पर FAB मतलब फोर्स ऑन a ड्यू टू b, कि a के ऊपर कौन लगा रही है b फोर्स लगा रही है, ठीक है, ठीक है। कि बॉल a एक्सर्ट से फोर्स ऑन b, a है वो फोर्स लगा रही है किसके ऊपर b के ऊपर, और बॉल b एक्सर्ट से फोर्स FB है ऑन बॉल a, कि बॉल b है वो फोर्स लगा रही है a के ऊपर। तो इफ़ v एंड vb आर द वेलोसिटीज ऑफ कॉलिजन के बाद वेलोसिटी हमने मान ली थी पहले कि va और vb होंगी, तो मोमेंटम हमने मान लिया कॉलिजन से पहले कितना होगा, बिफोर ए बॉल का कॉलिजन से पहले मोमेंटम ma ये रहा, कॉलिजन के बाद ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ma ये रहा, ठीक है। कॉलिजन के बाद इसका मोमेंटम mb ub, ठीक है। b ऑब्जेक्ट का कॉलिजन के बाद b ऑब्जेक्ट का मोमेंटम mb vb, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मोमेंटम है वो चेंज हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है ए बॉल का बात करें तो पहले कितना था, लास्ट में कितना था ma va, वेलोसिटी चेंज हुई थी तो ये ज़्यादा हो गया। तो ma va माइनस ma ua, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा ma, इन दोनों में कॉमन, भाई इन दोनों में क्या आया, अगर रेट की बात करें तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, तो ma यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो कितना आ गया, ये बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया ma va माइनस ma ua अपॉन में t, इन दोनों में m कॉमन ma कॉमन, तो ma हमने यहाँ पे कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा va माइनस ua अपॉन में क्या है ये t। कॉलिजन के बाद बी बॉल में कितना मोमेंटम चेंज हुआ mb vb माइनस mb ub, सेम इसी की तरह। रेट ऑफ चेंज की बात करें तो mb एस इधर कॉमन सेम भाई जैसे इसमें लिया था, mb कॉमन, vb माइनस ub t में लिया था अपॉन, ये अपॉन t नीचे लिख रखा है, यहाँ पे लिख लो इसको, t को यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा दो, तो यहीं पे t ले लो, ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है। अब बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल b FBA। अब हमें पता है कि जो फोर्स लगाती है कि F ने कोई A ने जो फोर्स लगाया FAB कि जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी दोनों की अपोजिट, डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, तो FAB इक्वल्स टू माइनस FBA। तो ठीक है, तो क्या है कि FAB क्या है एक्सर्टेड बाय बॉल A ऑन बॉल B, कि A ने किसके ऊपर फोर्स लगाया B पे, FBA क्या है B ने A के ऊपर, तो A बॉल ने B के ऊपर कितना फोर्स लगाया
कितना इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए। अब हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल्स टू एम इंटू में एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन में टी। तो एफ ए बी मतलब ए ने फोर्स लगाया बी के ऊपर, तो कितनी हो गई इसका फोर्स, कितना हो जाएगा वी ए माइनस यू ए, वी ए माइनस यू ए, और ये क्या है एम ए, ये क्या है एम ए। तो इसको अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसको देख सकते हैं, देखो कैसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं हम। तो देखो हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पर क्या लिया था हमने, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए लिया था, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, यहाँ पर माइनस का मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू वी माइनस एक्सेलरेशन वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन में टी होता है, यहाँ पर एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन में क्या हो गया टी, अपॉन में क्या हो गया हमारा टी आ गया, टी से टी कैंसिल। अब ये ए फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, तो ए के सारे केस लेंगे तो मास भी ए का होगा, वेलोसिटी भी क्या होंगी ए की, बी ए माइनस यू ए। यहाँ पर मास बी लगा रहा है इसके ऊपर ए के ऊपर, तो यहाँ पर ए के केस ले, बी के केस ले लेंगे, तो एम बी इंटू में वी बी माइनस यू बी, इनको खोल लो, एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी, ये माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, दैट इज एम बी यू बी, ठीक है। ए को एक साइड, ये ए है तो एम ए बी है, एम ए यू है, तो यू को इधर ले आएंगे, इस यू को हम क्या करेंगे इधर ले आते हैं, वी इस एम को इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया एम ए वी ए, ये जब इधर आएगा तो प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम बी यू बी प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज एम ए यू ए। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिंपली लिखे तो एम ए यू, सॉरी ये ए आएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी। ये क्या हो गया हमारा, ये हम क्या देख रहे हैं कि टोटल जो मोमेंटम है वो क्या हो गया इक्वल हो गया, क्या हो गया इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या होता है हमेशा सेम होता है। तो ये इनिशियल हो गया दोनों का, ठीक है, और ये क्या हो गया फाइनल हो गया, वी ए और यू बी बी को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे हो गए हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट जो फाइनल आता है वो आता है रिकॉइल वेलोसिटी। इसके बारे में हम एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं वैसे, कि जब कोई गन अगर फायर करती है, ये गन है, इसने क्या किया बुलेट को इस डायरेक्शन में फायर किया, तो ये क्या करेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, इसको रिकॉइल कर देगी। कि वैन वी फायर ए बुलेट, जब बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो गन एग्जैक्ट फोर्स करती है किसके ऊपर, गन ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, इस बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये बाहर की तरफ चलेगी, ठीक है। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का क्या होता है अपना अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। तो ये क्या करती है इसके, ये जो बाहर निकली है ये भी क्या करेगी इस गन के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, इसने आगे की तरफ धकेला इस डायरेक्शन में, ये क्या करेगी इसको पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में ढकेल देगी। तो गन क्या करती है थोड़ा जर्क मारती है, पीछे की तरफ धकेलती है, कि गन ड्यू टू द फोर्स दैट द गन इज जर्क बैकवर्ड, पीछे की तरफ आ जाती है गन, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो आती है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर forces and laws of motion. In the next video we will do the numericals related to this chapter. Till then, thank you so much.